नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं, राजनीति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे और आपके इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ नित्य नवीन कार्यक्रमों में लगी हुई हैं और राजनेताओं के क्या हालचाल हैं, ये हम इस प्रोग्राम के जरिए जानने समझने का प्रयास करते हैं। और इस काम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में लगभग 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराजजीत सिंह भी। चंद्रराजजीत सिंह भी हमें अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि इस वक्त की जो राजनीति है वो किस तरह से चल रही है, किस तरह के मोड़ पर आकर हम खड़े हुए हैं आज़ादी के 75 साल के बाद भी, और राजनीतिक पार्टियां अभी भी वही 75 साल पुराने ही लगभग नारेबाजी में लगी हुई हैं। कुछ पार्टियां एक्सेप्शन के साथ हैं, लेकिन वो भी दबी छुपी पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में कोई काम जो असली काम होने चाहिए थे वो काम अभी कम हो रहे हैं। और डर लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पर्सन्स को, कि वो कोई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो पता नहीं उसका क्या हश्र होगा, क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि 5 साल के लिए जनता ने आपको भेजा है, अमर पट्टा देकर नहीं भेजा है। आपको जो काम करने हैं, जो आपके मैनिफेस्टो में हैं, वो काम आप करिए तो जनता आपसे संभवतः राजी रहे और आप देश को एक नई गति और नई दिशा में ले जा सकें। कुछ काम हो रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई बिल्कुल ही वैसा ही ढर्रा चल रहा है, लेकिन उतनी त्वरा के साथ नहीं हो रहे हैं। तो आज हम यही समझने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमें उस त्वरा को प्राप्त करना है, उस गति को प्राप्त करना है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्रराजजीत सिंह का हम स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं इस वक्त जो करंट न्यूज चल रही हैं, कुछ करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में, और फिर हम आपसे कुछ आदर्श बात भी जानने का समझने का प्रयास करेंगे। पहला मुद्दा हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, आपका इसमें क्या इनपुट होगा। राहुल गांधी को आज भी कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। ये गुजरात की जो सेशन कोर्ट है सूरत की, उसमें अपील की थी राहुल गांधी ने, और ये चाहा था कि कन्विक्शन को हटाया जाए। इसमें 2 तरह के मामले हैं, हम व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं। सजा देने से पहले अदालत को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मामले में अभियुक्त के खिलाफ दोष बनता है या नहीं बनता है। तो पहले दोष सिद्धि होती है, दोष सिद्धि के बाद में दोष सिद्धि की जो सजाओं के प्रावधान हैं उनको फिर सेंटेंस किया जाता है, उसको कहते हैं सेंटेंस। तो 2 साल का राहुल गांधी को सेंटेंस है और दोष सिद्ध माना हुआ है। दोष सिद्ध जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये मामला गहराया हुआ रहेगा। और चूंकि सेशंस कोर्ट भी दोष सिद्ध से के मामले में क्या सुनवाई कर सकती थी, क्योंकि इस मामले में दोष से यदि आपने हटा दिया दोष तो फिर सजा भी खत्म हो गई, तो फिर तो आपने अपील के टाइम ही केस को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। आप क्या कहेंगे सिंघवी साहब इस मामले में? राहुल गांधी को अब क्या करना चाहिए, क्या चारा? राहुल गांधी को अब बड़े इज्जत के साथ सेशंस कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। इससे पूछते गाड़ते नहीं है कोई दूसरा वे आउट ही नहीं है। जब दोष सिद्ध हो चुका है तो कन्विक्शन हटता नहीं है। तो दोष सिद्ध के विरुद्ध में हाई कोर्ट में जाइए, अच्छे वकील करिए, अच्छी लड़ाई करिए। इस फैसले पर कमेंट करके मैं अपने आप को कंटेम्प्ट का पार्टनर तो नहीं बना सकता, इसलिए कमेंट नहीं करूंगा। पर मैं रास्ता बता दिया। रास्ता में क्या, आपको हर वकील बता देगा, मनु अभिषेक बता देगा, आपको कोई भी बता देगा, सालवे साहब भी बता देंगे, कोई भी बता देगा। रास्ता नहीं है। जब आप पर दोष सिद्ध हो चुका है और कन्विक्शन स्टैंड करता है, कन्विक्शन को हटाने के पहले आपको दोष मुक्त होना पड़ेगा, और दोष मुक्त होने का फैसला उच्च न्यायालय करेगा। यानी जिस न्यायालय का फैसला है उससे ऊपर वाला न्यायालय। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का फैसला हो गया है तो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट में अगर आप दोष सिद्ध नहीं होते हैं तो सेंटेंस भी सिद्ध नहीं होगा। बड़ी भारी डिफिकल्टी में कांग्रेस का आला कमान है, बड़ी भारी डिफिकल्टी में राहुल गांधी है, बड़ी प्रॉब्लम में राहुल गांधी है। राहुल गांधी को तो शायद रात को नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि अभी तक ये मान लिया जाता है कि सेशन कोर्ट के फैसले को उलटने के लिए हाई कोर्ट के सामने बहुत बड़े तर्क चाहिए, और अट भी गए और सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो यह मामला लंबा हो जाएगा। इस मामले का कोई फैसला नहीं होगा
इस फैसले को हटाने के लिए पूरी कांग्रेस को, पूरी न्यायिक पद्धति को काम में लेते हुए अपील करनी पड़ती है, और अपील का फैसला 2-4 दिन में नहीं होता है। आने दीजिए, सेशंस की अपील हाईकोर्ट में होगी, हाईकोर्ट भी तारीख देगी, हाईकोर्ट भी दोनों वकीलों को सुनेगी। एक तरफा फैसला हाईकोर्ट नहीं करता है, वन साइडेड एफर्ट नहीं करता है। इनकी बात भी सुनेंगे, सरकारी बात भी सुनेंगे, और सुनने के बाद में हाईकोर्ट तारीखें भी देगा। हो सकता है 1 हफ्ते भी फैसला हो जाए, और हो सकता है हाईकोर्ट में 6 महीने भी लगा दे। इसलिए मैं कह नहीं सकता। सुभाष जी, ये प्रश्न है, ये हमारे लिए इतना नामुमकिन प्रश्न है, इसका जवाब देने के अंदर हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हम न्यायालय पर कमेंट नहीं कर सकते, न्यायालय के फैसले को उचित या अनुचित नहीं कह सकते। जो न्यायालय ने फैसला दे दिया है उसकी अपील करने का रास्ता बता सकते हैं, जो आप भी बताओगे, मैं भी बताऊंगा, वकील भी बताएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो हुई बात लीगल फाइट की और लीगल मैटर्स की, लीगल अफेयर की। लेकिन हम आएंगे आपके पास में कि इसमें राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम व्यूअर्स के सामने एक बात ये रखते हैं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी को हाईकोर्ट में तो जाना ही जाना पड़ेगा, और ये भी आप तय मानिए कि हाईकोर्ट भी इस मामले में, चूंकि ये मामला अपीलेट कोर्ट में चल रहा है, तो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि हम 2 दिन नहीं मानते हैं। वो ये कह सकता है कि आप इसमें हम ये डेट दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर अपीलेट कोर्ट को फैसला देना है, 2 साल के अंदर देना है, टाइम लिमिट बांध सकता है। दूसरी बात ये कर सकता है कि मामले की सुनवाई जो है वो भाई फास्ट तरीके से कर दो। इसके अलावा 2 डायरेक्ट हाईकोर्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, अपीलेट कोर्ट में पहले फैसला होगा। दूसरी बात, सहमत हूं सुभाष जी, 100% आप सही बोल रहे हो। एकदम हाईकोर्ट का फैसले को, डिस्ट्रिक्ट के फैसले को रिवर्स हाईकोर्ट कर दे, ये संभव नहीं है। लेकिन अब आपने एक सवाल और पूछा कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। राहुल गांधी के पास एक ही तरीका है। अब उनके पास न तो संसद के सदस्य हो रहे, न कोई पार्टी का पद है, केवल सोनिया गांधी के पुत्र होने के अलावा उनके पास में अब कुछ ताकत बची नहीं है। इसलिए उनके पास एक ही रास्ता है, जनता में जाए और कांग्रेस की वकालत करे, कांग्रेस को जिंदा करने का प्रयास करे, कार्यकर्ताओं में जैसा यात्रा में किया था वैसा जोश भरे, पूरे देश के अंदर तूफान की तरह छा जाए और अपने लिए पद क्रिएट करे जो किसी भी हालत में राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम का हो नहीं सकता। उस पद पर बैठकर वो अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं। आज अगर राहुल गांधी एमपी हो या न हो, अगर राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा बचती है, तब सारा कांग्रेस उनके पीछे खड़ा होता है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो कांग्रेस इनके पीछे भी क्यों खड़ा होगा। और फिर कई कांग्रेस के अंदर के अंदर भी तो बैठे हैं छाती पे खंजर भोंकने वाले। कौन से सारी कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल को चाहते हैं? कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, वो भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी पुनः सक्रिय हो। राहुल गांधी एक ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकते। ठीक है, इस मामले से उसको जोड़ो मत। राहुल गांधी अपेक्षाकृत एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है, अच्छा मेहनत करते हैं। उसको खुला छोड़ दे, इस पर 100% कांग्रेस पर एक नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस में भी डिवीजन है। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस तब खड़ी होती है जब वो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी बन जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तो एक ही तरीका बचा है कि खड़गे साहब की छुट्टी करो। वैसे भी उससे को जोड़ा जाना है नहीं, वो उल्टे उल्टे काम ही करने के मास्टर रहते हैं। वहां राहुल गांधी पुनः आ जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, जिस पद को ठुकराए उसे स्वीकार करे। जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के कांग्रेस की यात्रा में निकलेंगे, लाखों लोग उनके पीछे होंगे, अन्यथा कोई पीछे नहीं होगा। और राहुल गांधी की इस अप्राकृतिक, कृत्रिम और गलत पतन के पीछे कांग्रेसियों का ही हाथ माना जाएगा। राइट, ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया कि राहुल गांधी का ये जो मामला चल रहा है कोर्ट में, ये मानहानि का जो मामला है, ये कोई गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही कोई हीनियस क्राइम के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। अपराधी नहीं बन जाते इससे। वो ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, कोई उस वक्त का स्पर ऑफ मोमेंट भी हो सकता है, कोई त्वरा इस तरह की जबान पे आ जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो हैबिचुअल हैं इस तरह की बातें करने के लिए, तो वो सबक उनको जरूर मिल जाना चाहिए। और माफीनामा भी हो सकता है आगे हाईकोर्ट वगैरह में भी। वो तो भविष्य में सुधरने के, हाँ, आपने भविष्य में सुधरने का सुझाव दिया है। इस सुझाव को हर कोई देगा। आगे बोले तो ढंग से बोले, सोच समझ के बोले। और हो सकता है कि इस मामले में खोल कर बोलो और बोलने के पहले तोलो। ये तो कई कवियों ने कहा है, कई दोहों में आ गया है। जब मुख से बाहर आए तो शब्द बोल कर आए, शब्द तोड़ कर आए। और आगे से भी सुधर जाएंगे तो उनको फायदा होगा।
नहीं सुधरेंगे तो फिर कोई दोष आ जाएगा, फिर कोई कानूनी उल्टी आ जाएंगे। नहीं राहुल गांधी आपने सही कहा है, ये इतना हीनियस अपराध नहीं है, ये कंटेम्प्ट का मामला है, मानहानि का मामला है। इसको आगे गंदा बोल करके हम कंटेम्प्ट के शिकार नहीं बनेंगे, मगर कानून तो कानून है, कानून और जुल्म का बड़ा फर्क है। कानून कानून है। आप भी कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और राजनीतिज्ञ हैं पुराने। असल में पहले तो इस तरह के जो डिफेमेशन के जो मामले होते थे वो सिविल डिफेमेशन से ज्यादा होते थे। इसको क्रिमिनल जो डिफेमेशन माना जाता है वो एक्सेप्शनली माना जाता है, हैबिचुअल कोई आदमी हो तो फिर वो माना जाता है। अदरवाइज मान लीजिए छोटे जो जहां पे बात होती है ना कि एक मजिस्ट्रेट का बेचारे को ये समझ में आता है कि मैं क्या करूंगा इसमें, क्योंकि वो एफआईआर लिखित में आ गई तो थानेदार क्या करे, थानेदार के सामने और कोई विकल्प नहीं है कि भाई रजिस्टर कर लो इसको। ऐसे ही जुडिशरी में है कि मजिस्ट्रेट का भाई आ गई मामला, अब मेरे को सजा इसमें जो मैक्सिमम सजा वही देनी है, तो ये हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है चलता है। आपने पद की बात की कि राहुल गांधी को कोई पद ले लेना चाहिए, तो हम आपसे एक पद वाले व्यक्ति सचिन पायलट की बात करेंगे। इनके पास भी पद रहे हैं लेकिन अब कोई पद नहीं है। अब एक पद था इनके पास में कि जनता के चहेते थे, प्रचारक अच्छे माने जाते थे, जहां भी जाते थे क्राउड कैचर थे। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि सचिन पायलट को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आपका इस मामले में क्या कहना है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश किसी पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सचिन पायलट के बारे में तो अमित शाह बोले हैं कि सचिन के पीछे जनता उनको सुनती है, और जो दूसरा व्यक्ति इनका प्रतिद्वंदी है वो केवल कोष की राजनीति करता है। तो या तो धन हार गया, नहीं धन जीत गया और जन हार गया, इसका मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए, सचिन पायलट ने तो कर्नाटक गए, क्या अपराध किया जो हटा दिया उनको? क्या वो अच्छे वक्ता नहीं है? वहां गूंगे बहरों की पार्टी बन चुकी है कांग्रेस, या गूंगे बहरों का मत तो है, अच्छे वक्ताओं का मत तो नहीं है, अच्छे बोलने वालों का मत तो नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान के पास वही हुआ है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस हाईकमान ने ये क्यों फैसला किया, किसके दबाव में किया, किसकी खरीद फरोख्त से किया, किसके प्रेशर में किया। ये गलत फैसला है, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। एक भाजपाई नेता ने मुझसे कल कहा, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं, क्यों कि कांग्रेस का क्राउड कैचर कांग्रेस के स्टार प्रचारक से बाहर हो गया। यानी आप कहना क्या चाहते हो? तो जब कांग्रेस की 10 सीट आएगी। मैं कहा मजाक कर रहे हो आप? बोले मैं 6 बार चुनाव लड़ा हूं, कांग्रेस टिकट पे 4 बार लड़ा हूं। मैं कहता हूं सचिन पायलट, कांग्रेस माइनस सचिन पायलट इक्वल टू 10 से 15 सीट, इससे ज्यादा आ नहीं सकती। मेरे मित्र ने मुझे शर्त लगा लो, मेरा शर्त तो जुआरियों का काम है, मैं लगाता नहीं, पर मैंने मेरी डायरी में उस आदमी के दस्तखत करवा के लिखवा के लिया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस माइनस सचिन चुनाव हुए तो कांग्रेस 10 से 11वीं सीट नहीं आएगी। उन्होंने यहां तक मुझे कहा कि 15वीं सीट आ जाए तो आप मुझे घर में प्रवेश मत देना। वही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, माना व्यक्ति है। 6 बार चुनाव लड़ा है कांग्रेस टिकट, 60-70 से कम वोट नहीं लाता वो, उसको नॉलेज है, उसको अनुभव है, और मैं उससे सहमत हूं। आप मुझे ये बताइए, जब अमित शाह जैसा आदमी कहता है कि जनता तो सचिन के पीछे है और वो कोष नहीं है, इससे बड़ा चाटा भारत का गृह मंत्री राजस्थान की सरकार पर क्या लगा सकता है? अब अशोक जी करते हैं, घोषणाएं करते हैं, रेवड़ियां बांट, रेवड़ियों से वोट नहीं मिलते हैं। मैं गुजरात गया था, जहां आप पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी सब कुछ देने का वादा किया, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जनता, गुजरात की जनता भिखारी नहीं है, भिख के टोकरे में वोट नहीं देगी। और मैंने कहा 5 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, और 5 सीट ही आप पार्टी की आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बात की हम पुष्टि करते हैं, इस बात की हम पुष्टि करते हैं, क्योंकि हमारे ही चैनल पर आपने ये बात कही थी। मैं गलत बोलता ही नहीं, ठीक है, बोलता हूं करेक्ट, ये आपका बिल्कुल सही बोलता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुभाष जी आप बताओ, गूंगे बहरे अगर प्रचार करेगी तो क्या प्रचार होगा? जिनको बोलना नहीं आता प्रचार करेंगे तो क्या प्रचार होगा? प्रचार में तो ताकतवर वक्ता चाहिए। आज मोदी की सफलता का एक कारण यह है कि मोदी एक जबरदस्त बोलने वाला आदमी है। और मैं तो जिंदगी में सरपंच ही नहीं बना और 2 बार कैबिनेट मंत्री बना। मेरी सफलता का भी असफलता में सफलता का राज यह था कि मैं जबरदस्त बोलता था। बोली की वैल्यू नहीं, सरस्वती का अपमान। और इस प्रकार से एक आदमी को आपने बाहर कर दिया तो भाजपा में खुशी की लहर हो गई। 2 खुशियां भाजपा को एक साथ मिली, एक तो राहुल गांधी जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार, और दूसरी सचिन की पढ़ाई। आज भाजपा ही बड़े प्रसन्न है, क्यों नहीं होंगे?
जो आदमी उन पर अटैक कर सकता था, जिसके शब्दों में अग्निबाण भी था, जलवायु बाण भी था, तीर कमान भी थे, उसका मुंह बंद कर दिया गया। शर्म आने की बात है। इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति कांग्रेस की कभी हो नहीं सकती, जो हो चुकी है। तो बात ये भी है इसमें, कर्नाटक में जो प्रचार चल रहा है पार्टी का, उसके स्टार प्रचारकों में अब सचिन पायलट नहीं है और बाकी लोग हैं। लेकिन हम पॉइंट ये आपके समक्ष लाना चाहते हैं, क्योंकि आप राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं और जो मतदान का भी हिसाब किताब है, जो वोट में ट्रांसलेट होती है क्राउड, उसका भी आपको मास्टरी है। कर्नाटक में क्या लगता है आपको इस बार, क्या किधर? कर्नाटक में मुझे लगता है कि कांग्रेस में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आएगी, कोई इस पर शक की बात नहीं है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए, हो सकता है 10-20 कम पड़े, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने गुपचुप जेडीएस से समझौता कर लिया और 60-70 सीट भी अगर बीजेपी ने समझौता कर लिया, 60-70 सीट बीजेपी लाती है और 30-35 सीट जेडीएस लाती है, और तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जेडीएस के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। अकेली कांग्रेस बहुमत लाए, इसकी भी संभावना है, पर मैं आश्वस्त नहीं हूं। मैं वही बात कहता हूं जो तोड़ कर कही जाती है, बिना सोचे समझे बात करना मेरी आदत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस आगे है, भाजपा पीछे है, पर इसका असर पड़ना नहीं है, क्योंकि बाद में तो पहली बार भी भाजपा के तो 86 ही आए थे ना, बहुमत तो नहीं आया था, लेकिन बाद में भाजपा ने सरकार बना ली। भाजपा सरकार बनाने की कला में और सरकारों को रोकने की कला में पीएचडी और डॉक्टरेट है, कांग्रेस के पास वो कला नहीं है। और फिर भाजपा के पास साधन भी है, संपत्ति भी है। कांग्रेस को चाहे कोई आदमी कितना भी धन दौलत दे दे, भाजपा के मुकाबले तो आर्थिक स्थिति बनेगी नहीं। और आप माने या न माने, डी शिव कुमार नाम के नेता हैं कांग्रेस के पास। पैसे से लोग बिकते हैं, जब तक धन से लोग बिकते रहेंगे व्यापार चलता रहेगा। व्यापार चलता रहेगा तो बड़ा व्यापारी तो भाजपा है, उसकी दाल गलती रहेगी। नहीं, बट कर्नाटक की जहां तक बात है, कर्नाटक में स्पेशली डी शिव कुमार जो हैं वो इस मामले के खिलाड़ी हैं, वो चुनौती तो देंगे। और वहां अब अशोक गहलोत भी पहुंच गए हैं, तो पिछली बार भी अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा ताकत लगाई थी। बार बार आप कहते अशोक गहलोत पहुंच गया, अशोक, इसका अर्थ क्या है? आप क्या शो करना चाहते हो? क्या अशोक गहलोत सचिन की तरह भाषण दे देंगे, सचिन की तरह जोर से बोल देंगे, सचिन की तरह लोगों को समझा देंगे? अशोक गहलोत के जाने जानकारी नहीं है। वहां के मारवाड़ी चंद लोग हैं, मैं सबके संपर्क में हूं, वो आधे से ज्यादा 80% बीजेपी से बंधे हुए लोग हैं। मैं नाम गिना सकता हूं, आप तो खाली बातें करता है ये लोग। मैं नहीं मानता कि अशोक के जाने का कर्नाटक, अगर अशोक के जाने का कर्नाटक में फर्क पड़ जाता तो गुजरात में पड़ जाता। गुजरात के तो प्रभावी थे ना, वो 19 पे लाके पड़ी कांग्रेस, क्या हो गया? इसलिए मैं प्रभावहीन लोगों को प्रभावयुक्त कार्य के लिए नियुक्त करने जाने की प्रथा का विरोधी हूँ। हाँ, सचिन जाता तो भाषण देता, जोश दिलाता, युवकों को एकत्रित करता, शायद 5% फर्क पड़ जाता, मगर उसकी अब जरूरत नहीं है। कर्नाटक में राज बन रहा है, और जब राज बन जाएगा तो ऊंचा प्रताप देकर के कह देगा हम गए थे, हमने राज बढ़ा। तुम न भी जाओ तो भी कर्नाटक में कांग्रेस का राज है, तुम जाओ तो भी कर्नाटक में कांग्रेस का राज है, तुम न जाओ तो भी वहां का जो प्रवासी है वो भाजपा के साथ है, तुम जाओ तो भी वहां का प्रवासी भाजपा के साथ है, पर वहां का प्रवासी गुजराती प्रवासी नहीं है, जिसका कुछ अर्थ होता। जाइए, अच्छा है, घूमिए आइए। वैसे भी राजस्थान में बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है, तो जाना भी चाहिए। अशोक जी ठीक गए, गलत नहीं गए। राइट। तो आपने जब राजस्थान की चर्चा छेड़ ही दी है, और आपकी कर्मभूमि भी है रही है राजस्थान, राजनीतिक तौर पर कर्मभूमि तो आज भी है, तो जानना हम आपसे ये चाहेंगे कि राजस्थान में इस वक्त गवर्नेंस के तो क्या हालचाल हैं, और अपराध को लेकर कुछ ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसका क्या आपको वजह क्या लगती है? क्या है ये? भैया देखो, अपराध तो कहीं कहीं होगा। उत्तर प्रदेश में घट जाएगा तो राजस्थान में बढ़ जाएगा, इसमें क्या बुराई है? उत्तर प्रदेश में तो आतंकियों का सफाया कर दिया है योगी ने। हालांकि जिस प्रकार से पिछले एनकाउंटर हुए, हम इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो मौत गलत हुई है, उसकी डॉन की बहुत गलत हुई है, मगर हम क्या करें, उसके विरोधी बहुत थे, हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कब मारा, कहां मारा, इसके बारे में मैं इंटरफेयर नहीं करता। जो हुआ वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, जनता के सामने है। राजस्थान तो आजकल अपराधों की मंडली बन गई है। एक गैंग धमकी देती है, दूसरी ब्लैकमेल करती है, तीसरी मर्डर कराती है, चौथी एक्सीडेंट करती है, आत्महत्या करते हैं लोग। राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। राजस्थान की स्थिति जितनी उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ, उससे ज्यादा राजस्थान के अंदर अपराधों का
एनकाउंटर का, आत्महत्याओं का दौर बढ़ा है। ये दुख की बात है और इसके अंदर बहुत है, भ्रष्टाचार भी ये कारण है। कई लोग भ्रष्टाचार की मारे दुख आत्महत्या करते हैं, कई लोग भ्रष्टाचार से बचने के लिए आत्महत्या करता है, कई लोग भ्रष्टाचार से अपने को छिपाने के लिए आत्महत्या करते हैं। यह दौर अच्छा नहीं है। राजस्थान की सरकार मुंह से प्रस्ताव नहीं दे सकती, किसी हालत पर उसको गर्व करने का अधिकार नहीं है। राइट, तो आपको क्या लगता है इसमें कि ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस वक्त जो राजस्थान में बना हुआ है, जो राजनीतिक माहौल है इस तरह का, ये वजह है क्या राजस्थान में अपराध बढ़ने की? यह कारण हो सकता है, एक कारण यह भी हो, पर अपराध करने के कई कारण होते हैं। लोगों में गरीबी आती है, लोगों में निराशा छाती है, धन लूटने की इच्छा होती है, बिना बात किए कमाने की इच्छा होती है, हरामखोरी करके पैसा लेने की इच्छा होती है, धमकी दे के पैसे लेने की इच्छा होती है, पेपर लीक आउट करके पेपर बेचने की इच्छा होती है, पेपर बेचकर पेपर को फैलाने की इच्छा होती है। कई कामों से अपराध बढ़ते हैं। ये सारे कारण मिलकर के राजस्थान में अपराध बढ़ा है। राजस्थान अब सोशली सेफ स्टेट नहीं कहा जा सकता। आपने पेपर लीक का इशारा किया, ये बड़ा मामला चल रहा है राजस्थान में इस वक्त। ये इसमें तो आरपीएससी के मेंबर तक को अरेस्ट होना पड़ रहा है। और क्यों साहब, आप मेंबर तक ही सीमित क्यों रहते हो? क्या कैबिनेट मंत्रियों का नाम नहीं आया था? क्या भरतपुर वालों का नाम नहीं था? वाई ओनली पीएससी मेंबर तो बहुत जूनियर होता है यार। पीएससी मेंबर भी तो यूपीएससी चेयरमैन होता है, उसके बाद में कई और चेयरमैन होते हैं, फिर मिनिस्टर होता है, कई डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्रेटरी। ये तो कुछ था ही नहीं। 60 लाख रुपए में पेपर, क्या दाम लगे हैं? 60 लाख रुपए में पेपर बेच दिया गया और उसके बाद में उसको सस्पेंड करने से क्या होता है? कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पद्धति में जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो बड़े से बड़ा मंत्री क्यों हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। केवल एक पीएससी मेंबर को सजा देने से आप अपराध पर अंकुश लगाने का आरोप नहीं जान सकते। ये तो बड़ा पाप में है। कल को लड़कों के भविष्य का सवाल था, कितना लाइटली लिया, कितना इजी की लिया, कितना हंसी मजाक की गई, मजाक की गई, कुछ किया नहीं गया। 2-4-5 लोगों को दिखावे के लिए पकड़ लिया। ये चीज नॉट सफिशिएंट। राइट, आपने एक लास्ट सवाल और हम हमारे व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं आपसे। कर्नाटक की जो आपने गणित बताई है, इस साल राजस्थान में भी चुनाव है और कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी यूनिट में या वहां की जो सरकार है, वहां ठीक है एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है, कुछ करप्शन के भी मामले रहे हैं वहां पर, और जो वहां सीनियर लीडर हैं उनको हटाए जाने का येदियुरप्पा को भी मामला रहा है। लेकिन राजस्थान में आप कर्नाटक की तुलना में यदि हम देखें तो इस साल में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस वक्त, जो संगठन की स्थिति है और काडर बिखरी हुई दिख रही है, ऐसे में राजस्थान में क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आप? आप समझे, राजस्थान में एक बात मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में राष्ट्रीय सहयोग संघ और खोपड़ी के ऊपर नरेंद्र मोदी का चित्र है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे बिखराव का कोई अर्थ नहीं है। यह अर्थ कांग्रेस में है। कांग्रेस का बिखराव हानिकारक है। कांग्रेस में एकीकरण करने वाला कोई है ही नहीं। पहले राहुल और प्रियंका थे, उनको शून्य में कर दिया गया है। अब खड़गे साहब आ गए हैं और रंधावा साहब आ गए हैं। रंधावा साहब को पूछो, आप राजस्थान की एबीसीडी जानते हो? आपने कह दिया राजस्थान को पंजाब नहीं बनाने दूंगा। आप कौन है बनाने वाले? अगर राजस्थान की जनता ही राजस्थान को पंजाब बना दी तो, और राजस्थान की जनता ने आपको गुजरात बना दिया तो आप क्या कर लोगे? आप पंजाबी बातें मत करो यहाँ पे। राजस्थान की जनता अपना फैसला खुद करती है। राजस्थान की जनता बहुत सतर्क जनता है। आप एक बात बताइए, अब आप चुनाव की बात करते हैं। कांग्रेस ने, बीजेपी ने एक ब्राह्मण और एक ठाकुर को जगह दे दी, तो दो जातियां तो पूरी की पूरी बीजेपी में लिप्त हो गई। और जो गुर्जर और जाट वर्तमान नेतृत्व को कांग्रेस में देखना नहीं चाहते, तो ये 2 बार हो गए, 4 जातियां बाहर हो गई। और महाजन उपेक्षित, सरलता उपेक्षित। इस सरकार में सबसे ज्यादा बेइज्जती महात्मा की हुई है। खाली 2 दलालों को अपॉइंट कर लिया गया। जैन समाज की उपेक्षा की गई, अग्रवाल समाज की उपेक्षा की गई, महर्षि समाज की। तो ये मरे हुए नहीं है, ये भी अपना हिसाब चुकाएंगे। तो जब 5 बड़ी जातियां खिलाफ है, तो आप कांग्रेस का बचेगा क्या? 4 ईस 2 ईस घटे, 2 शीश घटे और 4 घटे से पाया, बोलो भैया खाट कटा सुलाया। ये स्थिति है कांग्रेस की। इसे कांग्रेस की 10 सीट जिसने कहा है वो समझदार आदमी है। मैंने बड़ा करके 20 कर दिया। थोड़ा बहुत तो मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मुझे याद भी रखना पड़ता है, पर 20 से ज्यादा कांग्रेस की सीट नहीं आएगी। ये आप कागज पे लिख लो। मैं जिलावार, कॉन्स्टिट्यूएंसी वार आपको इसकी लिस्ट बना के दे सकता हूँ। और फिर इस बार थोड़े बहुत प्रोग्राम करेंगे। जो थोड़े बहुत लोग हैं वो निर्दलीय मंच में जाएंगे। कांग्रेस में जिनके टिकट अन्याय से कटेगा वो निर्दलीय मंच पे आएगा। भाजपा में जिनका टिकट अन्याय से कटेगा वो निर्दलीय मंच पे आएगा। फिर हमारे जैसे भी तो बैठे हैं,
जो निर्दलीय हेमंत को प्रमोट करने में तन मन धन लगा देंगे तो निर्दलीय की बहुत बड़ी संख्या आएगी। अब सुन लीजिए आप, फर्स्ट तो आएगी बीजेपी, सेकंड आएगा निर्दलीय मंच, और उसके अंदर ए बी पार्ट होंगे। एक बड़ा हिस्सा हनुमान बेनीवाल का भी होगा, एक हिस्सा सचिन पायलट समर्थित लोगों का होगा। कांग्रेस तो होगी नहीं, कांग्रेस 5वें स्थान पर राजस्थान में रहेगी। ये आज की तारीख के डायरी में लिख लो, ये मेरी भविष्यवाणी है। राइट, तो आपने सुना बेबाक चंद्राजी सिंघवी, और आप भी याद रखिएगा ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं और जो स्थितियां बताई जा रही हैं ये लगभग वैसी सी होने वाली हैं, क्योंकि चंद्राज जी का इस मामले में अनुभव बहुत जबरदस्त है और राजनीतिक पल्सेस को पढ़ना चंद्राज जी को बहुत अच्छे से आता है। ये बात अलग है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ चमत्कार, हालांकि राजनीति में चमत्कार कुछ होते नहीं हैं लेकिन कई बार हो जाते हैं, तो उस समय की बात उस समय करेंगे। लेकिन आज जो आपके सामने पिक्चर ड्रॉ चंद्राजी सिंघवी ने की है वो लगभग वैसी बन पड़ रही है। तो चंद्राजी सिंघवी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुभाष जी, आपका मंच सत्यता बोलने का अधिकार देता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।